नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जे अभी विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 21 का पार्ट 5 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि फिनटेक का रोल क्या रहा है, टेकफिन क्या होता है, पेमेंट इकोसिस्टम के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ में कौन कौन से पेमेंट ऑप्शंस या पेमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं हमारे पास, वो भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक इस लेक्चर में कवर नहीं होगा, तो इसको हम अगले पार्ट में भी थोड़ा सा पोर्शन कवर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, जो है रोल ऑफ फिनटेक, टेकफिन्स एंड नियो बैंक्स इन इंडियन इकोनॉमी। तीन चीज़ें समझेंगे, फिनटेक, टेकफिन और नियो बैंक। ठीक है, तो अगर हम देखें फिनटेक, देखिए बहुत सरल भाषा में फिन टेक यानी फाइनेंस अवेलेबल करवाया जा रहा है टेक्नोलॉजी की सहायता से। बस फाइनेंस अवेलेबल करवाया जा रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो फिनटेक, टेकफिन, टेकफिन का मतलब होता है कि पहले कोई कंपनी ऐसे मान लीजिए जो टेक्नोलॉजी में काम करती थी, अब वो फाइनेंस का काम करने लगी, टेकफिन हो जाता है। पहले टेक्नोलॉजी का काम करते थे, फाइनेंस देना शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पर गूगल पे है। कौन है? गूगल पे बेस्ट एग्जांपल है। पहले गूगल एक टेक्नोलॉजी वाली कंपनी होती थी, बाद में फाइनेंस का काम करना शुरू कर दिया। इवन अगर देखें आप तो व्हाट्सएप में भी अभी व्यवस्था है कि आप पेमेंट कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप भी एक टेकफिन कंपनी कहलाएगी। ठीक है, और डिटेल में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पहले फिनटेक पिक करेंगे। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, आल्सो नोन एज फिनटेक, इज एन इंडस्ट्री कंपोज्ड ऑफ सच कंपनीज दैट यूज टेक्नोलॉजी टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो मतलब ये होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कहिए या फिनटेक कहिए, एक इंडस्ट्री होती है जो कि ऐसी कंपनियों से बनी होती है जो कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज दी जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ये होता है फिनटेक का मतलब। अब फिनटेक टर्म इज वन दैट स्पेशलाइज्ड इन ऑफरिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर्स एंड इनेबल अदर प्रोवाइडर्स टू ऑफर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो फिनटेक फर्म होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज देने के लिए, क्योंकि भाई देखो यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ये देंगे अपने कस्टमर को, या किसी और जो है प्रोवाइडर को इनेबल करते हैं, योग्य बनाते हैं कि वो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज दे सके। एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम देखें, एग्जाम्पल ऑफ फिनटेक सर्विसेज प्रोवाइडर इंक्लूड डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर, जिसमें आपका पेपाल हो गया, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी प्रोवाइडर जैसे आपका प्लेड हो गया, डिजिटल इंश्योरेंस जैसे आपका बीमा हो गया, पॉलिसी बाजार वगैरह हो गया। ठीक है, और पेयर टू पेयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म में एफ्लुएंटा हो गया, फंडिंग सर्कल हो गया और इन्वेस्ट्री वगैरह हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं? फिनटेक कंपनियां हैं। फिनटेक कंपनियों के एग्जांपल अब देखो policybazaar.com है ना, अपन खूब प्रचार देखते हैं इसका। तो पॉलिसी बाजार क्या करता है? आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है डिजिटल तरीके से। पहले हम इंश्योरेंस लेने के लिए किसी एजेंट से मिलते थे, अब वहाँ जाने की जरूरत नहीं, तो इसने क्या किया, फाइनेंशियल सर्विसेज टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको दे दिया। बस यही इतनी बात है। पेपाल भी है, पेमेंट करने के काम आता है। ओके, फिर आ जाता है टेकफिन सर्विसेज। टेकफिन्स की अगर हम बात करें तो टेकफिन्स आर टेक्नोलॉजी कंपनीज which have been providing software solution that are not primarily finance related but are in the process to launch financial services। तो टेकफिन सर्विसेज, जो टेकफिन होता है वो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां होती हैं जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रदान करती थी, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देती थी, और जो सॉफ्टवेयर देती थी वो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होता था, मुख्यतः प्राइमरली वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नहीं था, लेकिन अब वो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च कर रही हैं। जैसे गूगल जो था वो फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं ऑफर करते, सॉफ्टवेयर देते थे, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इनका है, लेकिन उसमें वो फाइनेंशियल वाला काम नहीं करते थे, लेकिन अब वो फाइनेंशियल सर्विसेज देने लगे, तो उसे फिर टेकफिन कहा जाता है। दे ऑलरेडी हैव एक्सेस टू कस्टमर्स एंड मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम देयर रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर। अब इनकी खासियत क्या होती है? दे ऑलरेडी हैव एक्सेस टू कस्टमर्स एंड मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम रिलेशनशिप विद द कस्टमर। अब गूगल वगैरह जैसी कंपनियां हैं, इनके पास कस्टमर का एक्सेस है, आप गूगल से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से आप गूगल से, चाहे आप जीमेल यूज कर रहे हैं, आप उनका यूट्यूब यूज कर रहे हैं,
कोई ना कोई सर्विस आप क्रोम यूज करें, उनकी सर्विसेज ऑलरेडी ले रहे हैं। तो कस्टमर की कोई कमी नहीं है इनके पास में, और कस्टमर का डेटा भी इनके पास भंडारा है, पूरा भंडार भरा हुआ है इनके पास में। देश के अमूमन नागरिक जो भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, उन सब का डेटा उनके पास मौजूद है। टेकफिन्स फॉलोड द फिनटेक रिवोल्यूशन वेरी क्लोजली। जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन था उसी को ही फॉलो किया है टेकफिन ने। इन केस ऑफ टेकफिन, द फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑफर्ड बाई एडवांस टेक्नोलॉजिकल फर्म्स दैट यूज देयर ओन प्लेटफॉर्म दैट हैव लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। अगेन वही बात कही जा रही है कि जो टेकफिन फर्म होती हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती हैं, एडवांस टेक्नोलॉजिकल फर्म होती हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज देती हैं और अपने खुद का प्लेटफॉर्म यूज करके ये फाइनेंशियल सर्विसेज आपको देंगी जिसमें लार्ज नंबर ऑफ यूजर ऑलरेडी हैं। तो उदाहरण के तौर पर गूगल पे वाला हो गया, व्हाट्सअप भी हो गया, व्हाट्सअप पे यूजर्स की कोई कमी नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ यूजर उनके पास है। वो आप क्या करें, टेक्नोलॉजिकल फर्म है और ये ऑफर करने जा रही फाइनेंशियल सर्विसेज के आप पेमेंट कर सकते हैं इवन यूजिंग व्हाट्सएप, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, टेकफिन इज ए एक्सपेंशन ऑफ लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनी सच एज गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल एटसेट्रा इनटू द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। तो सरल भाषा में टेकफिन क्या होता है, जो बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं उनका फाइनेंस इंडस्ट्री में अपना काम शुरू कर देना टेकफिन कहलाता है। गूगल भी है, अमेजॉन भी है, फेसबुक भी है, एप्पल, ये सारी बड़ी कंपनियां अभी फाइनेंस का काम कर रही हैं। व्हाइल फिनटेक्स आर रेगुलेटेड एंटिटीज बाई आरबीआई, टेकफिन थ्रू ओन ह्यूज कस्टमर data that is generated while availing their services in unregulated areas are competing with firms which are regulated ones। देखो क्या कहना चाहते हैं मैं बताता हूँ। जो फिनटेक होता है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक जैसे पेपाल हो गया, policybazaar.com वगैरह हो गया, ये जो कंपनियां हैं इनको आरबीआई रेगुलेट करता है, इनको आरबीआई रेगुलेट करता है प्रॉपर तरीके से। पेटीएम वगैरह हो गए, जैसे पेटीएम के बैंक वगैरह हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें रेगुलेट होती हैं। लेकिन जो टेकफिन है फ्रेंड्स, ओके, द टेकफिन, उनके पास बहुत सारे खुद के कस्टमर का डेटा होता है जो कि जनरेट हुआ है। कस्टमर का डेटा कहाँ से है, उनकी सर्विसेज यूज करने, जैसे फेसबुक वगैरह हो गया, अमेजॉन के पास में जितने भी अमेजॉन में अपने अकाउंट बना रखे हैं उनके पास में अमेजॉन कस्टमर्स का डेटा है। अब वो उनको अमेजॉन पे सर्विसेज ऑफर करने लगे हैं और ये अनरेगुलेटेड एरिया है, यहाँ पर सरकार का अभी कोई जोर नहीं है और ये कंपटीशन दे रहे हैं किसको, रेगुलेटेड, यानी कि टेकफिन अनरेगुलेटेड है और ये कंपटीशन दे रहे हैं फिनटेक जो कि रेगुलेटेड है, यही कहा गया है, ठीक है। हेंस देयर इज ए क्लियर लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड एट प्रेजेंट। मतलब कहने का कि अभी जो है, मतलब इनके बीच में एक सामंजस्य की दिक्कत चल रही है, ठीक है। फिर आ जाता है फ्रेंड्स हमारा नियो बैंक, हम उसको समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार फिर से फिनटेक और टेकफिन समझा देता हूँ। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ ही गई होगी आपको, मोरल ऑफ द स्टोरी आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिनटेक जो है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को फिनटेक कहते हैं। ये एक इंडस्ट्री होती है जो कि बनी हुई होती है ऐसी कंपनी से जो कि टेक्नोलॉजी का यूज करके फाइनेंशियल सर्विसेज को ऑफर करते हैं। फिनटेक फर्म ऐसी होती हैं जो कि डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज में स्पेशलाइज्ड होती हैं, ठीक है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती हैं अपने कस्टमर को या किसी दूसरे को इस योग्य बनाती हैं कि वो डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर सके। इसके एग्जांपल में पेपाल हो गया, प्लेड हो गया, बीमा हो गया, policybazaar.com हो गया। इसके बाद में लोन वगैरह लेना है तो फंडिंग सर्कल, इन्वेस्ट्री, एफ्लुएंटा, लोन देने में पर्सन टू पर्सन लेंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा आजकल तो इतने ज़्यादा लोन के प्लेटफॉर्म आ गए हैं, पूछिए मत। वो मीम वायरल होता रहता है कि जिस हिसाब से एडवर्टीजमेंट आ रहा है, लग रहा है किसी दिन आकर घर पर ही फेंक करके चले जाएंगे कि 2 लाख का लोन ले ही लो, वही बात है, ठीक है। फिर आ जाता है टेकफिन। टेकफिन क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी कंपनी होती है जो कि सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दे रही थी लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड नहीं दे रही थी, लेकिन अब वो फाइनेंशियल सर्विसेज लॉन्च कर रही हैं या करने वाली हैं, तो उसे टेकफिन कहा जाता है। इनके पास में भाई बहुत बड़े कस्टमर का डेटाबेस ऑलरेडी होता है, अमेजॉन, गूगल और इन सब के पास में कस्टमर डेटाबेस की कोई कमी नहीं है। टेकफिन के केस में क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर की जाती हैं किसके द्वारा, जो एडवांस टेक्नोलॉजिकल कंपनियां होती हैं उनके द्वारा, ठीक है, अपने खुद के प्लेटफॉर्म पर लार्ज नंबर ऑफ यूजर जिनके पास ऑलरेडी होता है। तो इसमें इन्होंने कहा कि टेकफिन का मतलब होता है लार्ज टेक्नोलॉजी कंपनियां, बड़ी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी ऑफर करती हैं, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एप्पल वगैरह, ये अब फाइनेंशियल इंडस्ट्री में एंट्री करने लगे तो उसे टेकफिन कहा जाता है। जो फिनटेक होता है उसको आरबीआई रेगुलेट करता है, टेकफिन अभी रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे फिर जो है अगले टॉपिक की, जो कि है नियो बैंक। तो फ्रेंड्स नियो बैंक
नियो बैंक्स आर डिजिटल ओनली बैंक। देखो बस ये लाइन समझ लो तो नियो बैंक समझ में आ जाए। नियो बैंक मतलब डिजिटल ओनली बैंक्स आर नॉट रेगुलेटेड बाई आरबीआई। तो नियो बैंक का मतलब होता है डिजिटल ओनली बैंक, सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस है इनकी, ऑफलाइन कुछ है ही नहीं। ओके, तो ये रेगुलेट नहीं किए जाते हैं आरबीआई द्वारा नियो बैंकों को। दे हैव टाई अप अरेंजमेंट विद द रेगुलेटेड बैंक टू ऑफर सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स। ठीक है, तो इनका क्या होता है, टाई अप होता है किसी न किसी बैंक के साथ में, जो कि बैंक ऑलरेडी रेगुलेटेड है आरबीआई द्वारा, तो उनके साथ में टाई अप होता है ताकि वो अपने कस्टमर को, ये जो नियो बैंक है डिजिटल ओनली बैंक है, अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकें। ओके, दीज एंटिटी प्रोवाइड नीच प्रोडक्ट टू देयर कस्टमर्स सच एज बाय नाउ पे लेटर, BNPL, बाय नाउ पे लेटर। तो मतलब ये क्या करते हैं, एक अलग तरह का जो है विशेष प्रकार का प्रोडक्ट ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को, जैसे बाय नाउ पे लेटर का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि अभी खरीदो और बाद में पेमेंट करना। ठीक है, इन इंडिया डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम इज स्टिल इवॉल्विंग। हमारे देश में जो डिजिटल उधार देने वाला काम है वो अभी भी इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। While banks have been increasingly adopting innovative approaches in digital processes, NBFC have been at the forefront of the partner digital lending। मतलब इन्होंने कहा कि बैंक प्रयास कर रहे हैं कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करके डिजिटल प्रोसेस को अपनाएं। ठीक है, डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एनबीएफसी इसमें काफ़ी आगे बढ़ करके डिजिटल लेंडिंग का काम शुरू कर चुके हैं, पार्टनरशिप वगैरह करके। ठीक है, फ्रॉम द डिजिटल लेंडिंग पर्सपेक्टिव सच लेंडिंग टेक्स टू फॉर्म्स। अगर डिजिटल लेंडिंग की बात की जाए तो डिजिटल लेंडिंग दो तरीके की होती है, ऑनलाइन उधारी दो तरीके की होती है। पहला बैलेंस शीट लेंडिंग, BSL कहते हैं, और दूसरा मार्केट प्लेस लेंडिंग या MPL कहते हैं, या इसी को प्लेटफॉर्म लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दोनों में फ़र्क क्या है हम समझेंगे। बैलेंस शीट लेंडिंग का मतलब फ्रेंड्स ऐसा होता है कि मान लो ये कंपनी है, इसने अगर 1 लाख रुपए का लोन दिया तो वो 1 लाख रुपए अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा, अपनी बैलेंस शीट में उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे बैलेंस शीट लेंडिंग कहेंगे। और अगर मार्केट प्लेस लेंडिंग है तो उस केस में जो उधार वो देगा उसको अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा, वो किसी और बैंक से कनेक्टेड है जिसके साथ पार्टनरशिप कर रखी है, उसको बैलेंस शीट में होगा। ये केवल एक प्लेटफॉर्म का काम करेंगे। ठीक है, तुमको पीएनबी को लोन बांटना है, कस्टमर को लोन चाहिए, ये बीच में खड़े हो गए प्लेटफॉर्म के तौर पर बनकर, पीएनबी से ही पैसा लिया, कस्टमर को दे दिया। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। किसकी बैलेंस शीट में दिखेगा? पीएनबी की बैलेंस शीट में दिखेगा, इनकी खुद की बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। तो दैट्स प्लेटफॉर्म लेंडिंग। ठीक है, अगर खुद की कंपनी बनाई हुई है और पता चलता है हम ही अपना 10 करोड़ रुपए बांट रहे हैं तो फ्रेंड्स उसे बैलेंस शीट लेंडिंग कहते हैं। इवन हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसके बारे में, अभी करना है, देखिए हम करेंगे इसके बारे में, मैंने समझा दिया आपको ब्रीफली बस। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन BSL यानी कि बैलेंस शीट लेंडिंग और मार्केट प्लेस लेंडिंग लाइज वेयर द लेंडिंग कैपिटल कम फ्राम एंड वेयर द क्रेडिट रिस्क ऑफ सच लोन रिसाइड। तो जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो कहाँ से आता है कि जो पूंजी आएगी जो है उधार देने के लिए वो कहाँ से आ रही है, उधार देने वाला पैसा कहाँ से आ रहा है, और जो क्रेडिट रिस्क है उसको कौन झेलेगा, लोन का क्रेडिट रिस्क कौन झेलेगा, और पैसा कहाँ से आ रहा है, इसी के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है इसमें। ठीक है, बैलेंसिंग शीट लेंडर्स आर इन बिजनेस ऑफ लेंडिंग हु carry the credit risk in their balance sheet and provide capital for such asset and associated credit risk generated originally or non-organically or non-organically। मतलब ये वो लेंडर हैं, बैलेंस शीट लेंडर वो होते हैं जो बैलेंस शीट में क्रेडिट रिस्क को झेलते हैं, यानी कि उनकी बैलेंस शीट में ये लोन रहता है और क्रेडिट रिस्क उन्हीं की बैलेंस शीट में रहता है, और ये कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि पूंजी भी इन्हीं की होती है जो लोन के रूप में बांटी जाती है। ठीक है, तो बैलेंस शीट लेंडर वो हो गए जो अपने खुद के पैसे को बांटते हैं और क्रेडिट रिस्क भी उनकी बैलेंस शीट में मौजूद रहता है। ठीक है, उसकी जगह पर अगर हम बात करें MPL की, मार्केट प्लेस लेंडर या मार्केट प्लेस एग्रीगेटर जो होते हैं आर दोज हु इसेंशियली परफॉर्म द रोल ऑफ मैचिंग द नीड्स ऑफ अ लेंडर एंड अ बारोअर विदाउट एनी इंटेंशन टू कैरी द लोन इन देयर बैलेंस शीट। तो जो हमारे मार्केट प्लेस लेंडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन क्या करता है, बहुत सारे दुकानदार हैं जिनको सामान बेचना है और बहुत सारे कस्टमर जिनको सामान खरीदना है। ठीक है, बीच में अमेजॉन है, दुकानदार को मतलब कस्टमर ने ऑर्डर किया अमेजॉन को, अमेजॉन ने बता दिया दुकानदार को, दुकानदार ले जाकर कस्टमर को दे आएगा।
तो वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है। बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर हो रही है मार्केट प्लेस लेंडर में, कि ये एक प्लेटफॉर्म का सिर्फ काम करते हैं, इसीलिए इन्हें जो है प्लेटफॉर्म लेंडर भी कहा जाता है, कि प्लेटफॉर्म का काम करेंगे। इनका काम सिर्फ ये होगा कि जो लेंडर है उसकी और जो बारोअर है उसकी नीड को मैच करवा देना और पैसे प्रोवाइड कर देना, और ऐसे में इनका पैसा नहीं लगता है, तो ना क्रेडिट रिस्क इनके जिम्मे है, ना इनकी बैलेंस शीट पे कोई प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ बेच रहे हैं, है ना, बीच में। ओके, तो फ्रेंड्स पहला नियो बैंक क्या होता है? डिजिटल ओनली बैंक। तो नियो बैंक डिजिटल ओनली बैंक होता है, यानी कि ये सिर्फ डिजिटली अवेलेबल होते हैं, ऑफलाइन जैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होता है। इसमें टाई अप अरेंजमेंट होता है रेगुलेटेड बैंकों के साथ, और इनको ध्यान रखिए कि डिजिटल बैंक या नियो बैंक जो होता है इसको आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आजकल केसेस बहुत बढ़े हुए हैं, जिसमें अगर आपने किसी से उधार ले रखा है तो वो प्राइवेट वाले बदतमीजी करने लगते हैं, आपके दोस्तों को उल्टे सीधे मैसेज भेजने जा रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं मार्केट में, बीच में न्यूज़ में बहुत आया हुआ है इस बारे में। वो सब वही नियो बैंक वाले ही हैं, ठीक है। तो इनको आरबीआई चूँकि रेगुलेट नहीं करता, ये बैंक के तौर पर काम कैसे करते हैं, तो ये किसी न किसी रेगुलेटेड बैंक एसबीआई, पीएनबी या जो भी अवेलेबल है इनके पास ऑप्शन, उनसे टाई अप अरेंजमेंट करके रखते हैं, ताकि जो भी बैंक वाली सर्विसेज वो अपने कस्टमर को दे सके। कौन देगा ये सर्विसेज? नियो बैंक दे रहा है अपने कस्टमर को, नियो बैंक के कस्टमर को, ठीक है। और उसके बाद में ये अपने कस्टमर को अलग वेराइटी का नए टाइप के कुछ प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, जैसे बाई नाउ पे लेटर का कॉन्सेप्ट इन्हीं के पास अवेलेबल है, बैंक के पास ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डिजिटल लेंडिंग अभी भी इवॉल्व हो रहा है, अभी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बैंक भी कोशिश में है कि हम इनोवेटिव जो है टेक्नोलॉजी और अप्रोच को अडॉप्ट करके डिजिटल प्रक्रिया को अपनाएं, लेकिन एनबीएफसी इस प्रक्रिया में काफ़ी आगे बढ़ा हुआ है डिजिटल लेंडिंग में, ठीक है। डिजिटल लेंडिंग दो तरीके की होती है, बैलेंस शीट वाली और मार्केट प्लेस वाली या प्लेटफॉर्म लेंडिंग, ठीक है। बैलेंस शीट लेंडिंग और मार्केट प्लेस लेंडिंग में जो डिफरेंस है वो दो चीज़ों में आता है। पहला कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, कैपिटल कहाँ से आएगा लोन देने के लिए, और दूसरा क्रेडिट रिस्क कौन झेलेगा, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट लेंडिंग होती है इसमें कैपिटल और क्रेडिट रिस्क दोनों के दोनों उसी कंपनी के होते हैं, उसी बैंक, उसी जो है नियो बैंक के होते हैं, जिसने जो बैलेंस शीट लेंडर है, दोनों जिम्मेदारी, पूंजी भी वही लाएगा, उसने 10 करोड़ रखे, 10 करोड़ वो बांटेगा, तो क्रेडिट रिस्क भी उसी बैंक के नियो बैंक के बैलेंस शीट में दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट प्लेस लेंडर में ये ना तो इनकी पूंजी होती है सर, और ना ही इनको क्रेडिट रिस्क झेलना होता, दोनों जिम्मेदारियों से बाहर रहते हैं, ठीक है। इनका काम सिर्फ इतना है कि जो उधार देने वाला है और जो उधार लेने वाला है, इन दोनों की ज़रूरतों को मैच करवा देना, बस इतना ही काम होता है, और बदले में सर्टेन मतलब कमीशन वगैरह ले लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस शीट में इनका लोन नहीं जाएगा। भाई बैलेंस शीट में कैसे जाएगा, जब ये अपना लोन खुद का पैसा दे ही नहीं रहे, तो बैलेंस शीट में कहाँ आएगा। ओके, अब आता है फ्रेंड्स जो है पेमेंट इकोसिस्टम के बारे में हमें बात करनी है। पेमेंट इकोसिस्टम, यहाँ पर हम मतलब देखिए पूरा बैंकिंग का ताम झाम हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब दूसरा जो इसमें मेन टॉपिक है वो है पेमेंट। हम पेमेंट के बारे में सारी बातें सीखेंगे फ्रेंड, बहुत कुछ जानेंगे, NACH, नेफ्ट, RTGS, IMPS, UPI, यू नेम इट, है ना, आप नाम लीजिए, वो सब यहाँ हमें डिस्कस करना है। तो यहीं से शुरू करेंगे पेमेंट इकोसिस्टम के बारे में। इन इंडिया द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स आर रेगुलेटेड बाय द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जिसे PSS एक्ट कहा जाता है, व्हिच वाज लेजिस्लेटेड इन दिसंबर 2007। तो हमारे देश में जो पेमेंट और सेटलमेंट है वो रेगुलेट किया जाता है किस एक्ट के तहत, उसके लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 आया था, जो कि दिसंबर 2007 में पास हुआ था, ठीक है। द PSS एक्ट, यानी कि PSS बोले तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, एज वेल एज पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2008 फ्रेम्ड द देयर अंडर केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 12, 2008, ठीक। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है हमारे पास में, और एक और है हमारे पास में, वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स रेगुलेशन 2008, जो कि कब से आया हुआ है ये एक्ट, अगस्त 12, 2008 से, और ये कब आया था, दिसंबर 2007 में, ठीक है। तो दो एक्ट हो गए हमारे पास, एक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 और दूसरा हमारे पास हो गया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2008। ये दो एक्ट हो गए हमारे पास में। In terms of section 4 of the Payment and Settlement Act, no person other than Reserve Bank of India, no person other than Reserve Bank of India can commence or operate a payment system in India unless authorized by RBI। तो मतलब पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का सेक्शन 4 कहता है कि RBI के अलावा और किसी को आज्ञा ही नहीं दी गई, परमिशन ही नहीं दी गई
कि वो पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर सके इंडिया में, अनटिल अनलेस कि आरबीआई उसको अथराइजेशन ना दे दे कि हाँ ठीक है तुम करो, ठीक है, ये चीज़ हो गई। रिजर्व बैंक हैज़ सिंस अथराइज्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स ऑफ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कार्ड स्कीम्स, क्रॉस बॉर्डर इनबाउंड मनी ट्रांसफ़र, ऑटोमेटेड टेलर मशीन नेटवर्क एंड सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग अरेंजमेंट। लेकिन अब आरबीआई सब कुछ जिम्मा नहीं संभाल सकता है, तो ऐसे में पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के तहत आरबीआई ने अथराइजेशन दे रखा है। बहुत सारे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेटर हैं, बहुत सारे कार्ड स्कीम यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके ऑपरेटर हैं, क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफ़र के भी ऑपरेटर हैं हमारे पास में, ऑटोमेटेड टेलर मशीन के नेटवर्क ऑपरेटर हैं, सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग अरेंजमेंट, इन सब के भी ऑपरेटर्स को परमिशन दी गई है। ठीक, अब देखते हैं पेमेंट इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। जो पेमेंट इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो पहला कैश ट्रांजेक्शन्स आती हैं। दिस इज द ओरिजिनल एंड ओल्डेस्ट पेमेंट मेथड एंड इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन थ्रू फिजिकल कॉइन एंड नोट्स। तो कैश ट्रांजेक्शन पुराना और ओरिजिनल तरीका आ रहा है जिसमें नोट और सिक्के का लेन देन किया जाता है। फिर है ट्रांजेक्शन एट एटीएम आर एट बैंक। ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप एटीएम मशीन पर या बैंक की ब्रांच में जा करके। आप यूज कर सकते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड को, बैंक से ट्रांसफ़र हो सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी किया जा सकता है। फिर है मोबाइल पेमेंट की जा सकती है ई वॉलेट्स वगैरह यूज करके, यूपीआई का यूज किया सकता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का यूज किया सकता है। दिस इज एन इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाई एनपीसीआई। तो ये तुरंत का तुरंत पेमेंट करने का सिस्टम डेवलप किया गया है एनपीसीआई द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। द इंटरफेस फैसिलिटीज इंटर बैंक पीयर टू पीयर एंड पर्सन टू पर्सन मर्चेंट ट्रांजेक्शन। जो मतलब ये आपका यूपीआई का जो इंटरफेस है वो हमें जो है सुविधाएं देता है। पहला इंटर बैंक पीयर टू पीयर P2P, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पर्सन टू पर्सन पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, या पर्सन टू मर्चेंट P2M ट्रांजेक्शन, पर्सन टू दुकानदार, व्यक्ति से दुकानदार या व्यक्ति से व्यक्ति पैसे ट्रांसफ़र करने की आज़ादी देता है कौन, यूपीआई। ठीक है। इट इज़ यूज ऑन मोबाइल डिवाइसेस टू इंस्टेंटली ट्रांसफ़र फंड बिटवीन द टू बैंक्स अकाउंट। इसको यूपीआई को यूज किया जाता है मोबाइल डिवाइसेस की सहायता से दो बैंक अकाउंट में, बैंक टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए पैसा। ठीक है, फंड ट्रांसफ़र। यूपीआई के बारे में इतनी बात हो गई। फिर आरटीजीएस आ जाता है और नेफ्ट आ जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे हमारे पास पेमेंट सिस्टम में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, फिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज वगैरह हैं, और यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होगा। लेकिन यहाँ फ्रेंड देखिए अवेलेबल पेमेंट सिस्टम में लगभग 9 तरीके के पेमेंट सिस्टम अवेलेबल है, जिसमें से हम 3 यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी के अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले थे। देखिए तो यहाँ पर देखिए हमने देखा पेमेंट इकोसिस्टम के बारे में। तो इंडिया में पेमेंट और सेटलमेंट का जो काम है वो देखा जाता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, जिसे पीएसएस एक्ट 2007 भी कहा जाता है, जो कि दिसंबर 2007 में आया था। फिर एक और एक्ट आया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रेगुलेशन 2008, जो कि 12 अगस्त 2008 को आया। उसके बाद में पेमेंट और सेटलमेंट जो एक्ट है उसका सेक्शन 4 कहता है कि आरबीआई के अलावा और किसी को अथराइजेशन नहीं दी गई है पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने की, जब तक कि आरबीआई खुद लाइसेंस ना दे दे। इसी के तहत आरबीआई ने बहुत सारे चीज़ों के लिए लाइसेंस दे रखा है। ठीक है। पेमेंट इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी पेमेंट किन किन तरीकों से आप पेमेंट कर सकते हैं, बेसिकली यही कह रहे हैं। तो पेमेंट कर सकते हैं आप कैश ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हैं, जो हम पहले करते थे, एटीएम पर या बैंक में जा करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, बैंक से ट्रांसफ़र किया सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता है। मोबाइल पेमेंट जिसमें ई वॉलेट हो गया, मोबाइल बैंकिंग वगैरह हो गया। यूपीआई का यूज कर सकते हैं। यूपीआई जो है तुरंत का तुरंत पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए टेक्निक बनाई गई है, और ये एनपीसीआई द्वारा डेवलप है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें P2P यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या P2M पर्सन टू मर्चेंट यानी पर्सन से दुकानदार को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर आरटीजीएस यूज कर सकते हैं आप, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और नेफ्ट NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का यूज कर। जितना भी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक डिटेल में हैं, कोई टॉपिक ऐसा नहीं जो छूटेगा, सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अवेलेबल पेमेंट सिस्टम। अभी हमारे देश में कौन कौन से पेमेंट सिस्टम अवेलेबल हैं उसकी हम बात करेंगे। पहला है पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम। कौन सा? पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम। यूज ऑफ पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट लाइक चेक, ड्राफ्ट एंड द लाइक अकाउंट्स फॉर नियरली 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टोटल नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन द कंट्री। मतलब कह रहे हैं
कि इसमें क्या होता है, पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जैसे चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया और इस तरीके की चीज़ें हो गई, डीडी वगैरह हो गया। और ये जितना भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, उसका 60% जो है ट्रांजैक्शन पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट की सहायता से किया जाता है, ठीक है, यानी कागज़ का यूज करके। द जर्नी फ्रॉम पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम टू इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम हैव पास्ड थ्रू मैनी फेजेज अंडर द ऑस्पिस ऑफ आरबीआई। तो पहले हम पेपर बेस्ड सिस्टम यूज करते थे, आज हम इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है पेपर से इलेक्ट्रॉनिक का, वो कई सारे फेजेस से गुजरा हुआ है, कई सारी फेजेस से गुजरा हुआ है। फर्स्ट सच इनिशिएटिव केम व्हेन आरबीआई इंट्रोड्यूस MICR। तो पहला इनिशिएटिव जो इलेक्ट्रॉनिक की मीडियम में आया, पेपर की जगह पे इलेक्ट्रॉनिक किया करने की कोशिश की गई, वो था MICR टेक्नोलॉजी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर स्पीडिंग अप एंड ब्रिंगिंग इन इफिशियंसी इन प्रोसेस ऑफ चेक। चेक की प्रोसेसिंग में तेजी लाने के लिए MICR का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। लेटर a separate high value clearing was introduced for clearing check of value rupees 1 लाख एंड above। बाद में 1 लाख या उससे ऊपर रुपए के जो चेक होते हैं उसके लिए हाई वैल्यू क्लियरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस क्लियरिंग वाज अवेलेबल एट सेलेक्टेड लार्ज सेंटर इन द कंट्री, लेकिन बाद में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। पहले ये बड़े बड़े जो सेंटर थे बॉम्बे वगैरह इन सब जगहों पर अवेलेबल थे, लेकिन अब ये ख़त्म किया जा चुका है, उसकी जगह पर और चीज़ें आ चुकी हैं। सम मोर डेवलपमेंट्स इन द डायरेक्शन इंक्लूड लॉन्च ऑफ स्पीड क्लियरिंग फॉर लोकल क्लियरेंस ऑफ आउट स्टेशन चेक ड्रॉन ऑन कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांचेज ऑफ द बैंक। तो मतलब स्पीड क्लियरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसमें जो आउट स्टेशन चेक हैं, जैसे एक लोकेशन की जगह दूसरी लोकेशन का चेक है, उसको ईजिली जो है क्लियर किया जा सके, पैसे कस्टमर के खाते में पहुंचाया जा सके, उसके लिए स्पीड क्लियरिंग का सिस्टम लाया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम, CTS बोलते हैं, क्या CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम लाया गया। चेक ट्रंकेशन क्या होता है कि फिजिकल जो मूवमेंट होती है चेक की, उसको रोकना। तो इसमें क्या होता था कि जो फिजिकल मूवमेंट होती थी चेक की, एक जगह से दूसरी जगह जो जाता था उसको हटा दिया गया, उसकी जगह पर इमेज, केवल चेक की इमेज भेजना शुरू कर दिया गया, वो भी ऑनलाइन तरीके से। फ्रेमिंग CTS 2010 स्टैंडर्ड फॉर इन्हेंसिंग द सिक्योरिटी फीचर ऑन चेक फॉर्म एंड द लाइक। मतलब कहने का कि बाद में CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 का स्टैंडर्ड्स लाया गया, जिससे कि जो है सिक्योरिटी फीचर वगैरह को इन्हेंस किया जा सके चेक में, ठीक है। तो ये भी डेवलपमेंट्स हुए। फिर आया है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम आया। द कंटिन्यूड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ चेक एडेड प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग सेटअप, दस नेसेसिटेड अ कास्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव सिस्टम। लेकिन चेकों की संख्या बहुत बढ़ती रही, इसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगी। तो ऐसे में ये ज़रूरत महसूस की गई कि हमें एक इफेक्टिव अल्टरनेटिव सिस्टम की ज़रूरत है। उसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को लाने का प्रयास किया गया। इसी कड़ी में ECS लाया गया। ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज क्रेडिट, ECS क्रेडिट। तो इसमें फ्रेंड्स ECS क्रेडिट, देखो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस दो तरीके की होगी फ्रेंड्स, एक तो क्रेडिट और दूसरी डेबिट। फ़र्क क्या होता है मैं समझाऊंगा आपको। तो देखिए क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट में तो जैसे सैलरी, बढ़िया एग्जांपल है सैलरी। ECS क्रेडिट का मतलब हुआ कि फ्रेंड्स एक अकाउंट डेबिट होगा और करोड़ों अकाउंट, 1 करोड़ अकाउंट क्रेडिट होते हैं, इसीलिए इसको ECS क्रेडिट कहा जाता है, क्योंकि क्रेडिट का काम ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो जैसे सैलरी है बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में मान लीजिए 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, तो 1 लाख एम्प्लॉई के खाते में पैसा जो क्रेडिट होता है वो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्रेडिट के थ्रू इकट्ठे। NACH वगैरह का भी यूज होता है, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। द बैंक इंट्रोड्यूस द ECS क्रेडिट स्कीम ड्यूरिंग द 1990 टू हैंडल बल्क एंड रिपीटेटिव पेमेंट रिक्वायरमेंट्स लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो जो कंपनियां थी, बैंक थे, उनको सैलरी देना है, इंटरेस्ट देना है, खातों में डिविडेंड की पेमेंट करनी है, बार बार करना है, तो बहुत ज़्यादा बल्क में ट्रांजैक्शन होनी है और रिपीटेटेड ट्रांजैक्शन होनी है। अब हमारे देश में अगर मान लीजिए 16 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, तो 16 करोड़ लोगों के खाते में पैसे सैलरी क्रेडिट होती है ना। तो वो काम रिपीटेटिव है और बल्क है।
तो उसी चीज़ के लिए ईसीएस क्रेडिट स्कीम 1990 के दौरान लाई गई थी। ईसीएस क्रेडिट फैसिलिटेट कस्टमर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड ऑन स्पेसिफाइड वैल्यू डेट एंड इज प्रेजेंटली अवेलेबल एट ऑल मेजर सिटीज इन द कंट्री। तो जो ईसीएस क्रेडिट होता है ये कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करने की फैसिलिटी देता है और लगभग सभी मेजर सिटी में अवेलेबल है। ड्यूरिंग सितंबर 2008 द बैंक लॉन्च्ड अ न्यू सर्विस नोन एज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस एट नेशनल क्लियरिंग सेल मुंबई। तो सितंबर 2008 में बैंक ने एक नई स्कीम लॉन्च की, नई सर्विस लॉन्च की जिसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस कहा गया, NECS, और ये लॉन्च कहाँ किया गया, नेशनल क्लियरिंग सेल बॉम्बे में। अब NECS फ़ायदा क्या देता है, तो NECS क्रेडिट यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्रेडिट फैसिलिटेट मल्टीपल क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट्स with destination branches across the country against a single debit of the account of the sponsored बैंक। वही बात, मतलब कहने का ECS जो था उसी तरीके का एकदम सेम वही है। ये आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग फैसिलिटी हो गई, सर्विस हो गई ना, ठीक है, सेम वही चीज़ है, कुछ नहीं है। यहाँ पर जो कस्टमर है उनके खातों में पैसा क्रेडिट होगा और एक जो है खाता डेबिट होता है, ठीक है, यही सारी बातें हैं। द सिस्टम हैज़ अ पैन इंडिया characteristics and leverage on core banking solution of member banks facilitating all CBS bank branches to participate in the system irrespective of the location across the country। ये जो सिस्टम है NECS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इसकी ये ऑल इंडिया बेसिस पर आधारित है और CBS का यूज करता है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन को यूज करता है। जितने भी मेंबर बैंक हैं अगर उनकी ब्रांच में CBS चलता है तो वहाँ पर ये NECS की सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं। किसकी? NECS की सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो बस 3 चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी थी, 3 पेमेंट सिस्टम, ओके। तो ये सब हमने देख लिया था। हमने देखा यहाँ पर अवेलेबल पेमेंट सिस्टम 9 या 10 अवेलेबल पेमेंट सिस्टम है फ्रेंड्स, जिसमें से पहला है पेपर बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो पेपर बेस्ड सिस्टम में आपका चेक, ड्राफ्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। लगभग 60% जो भी टोटल नॉन कैश पेमेंट होती है उसमें 60% पेमेंट जो है पेपर बेस्ड सिस्टम की सहायता से होती है। जो पेपर बेस्ड सिस्टम पेमेंट सिस्टम है वो पहले पेपर बेस्ड था, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक मोड में आया है और ये कई सारे फेजेस से गुजरा हुआ है। पहली कोशिश जो की गई RBI द्वारा वो MICR टेक्नोलॉजी लाई गई, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन टेक्नोलॉजी, ताकि जो चेक की प्रोसेसिंग हो उसको फास्ट किया जा सके। बाद में हाई वैल्यू क्लियरिंग सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई 1 लाख या उससे ऊपर के चेक को प्रोसेस करने के लिए। बाद में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, उसकी जगह पर स्पीड क्लियरिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आए, CTS का कॉन्सेप्ट लेकर आए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसमें फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेक बंद कर दिया जाता है, उसकी जगह उसकी इमेज जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जाती है, ठीक है। CTS 2010 स्टैंडर्ड लाया गया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010 स्टैंडर्ड लाया गया ताकि जो चेक में सिक्योरिटी फीचर है उसको इम्प्रूव किया जा सके ताकि लोग फ्रॉड ना कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, चूँकि नंबर ऑफ चेक की संख्या, चेक का जो नंबर था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, प्रेशर बढ़ता जा रहा था बैंकिंग सिस्टम पर, तो ऐसे में ज़रूरत महसूस हुई कि हमें इसका कोई ना कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की तरफ हम बढ़े। उसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज क्रेडिट आया, आगे चल करके इसी में हम डेबिट भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या सर्विस जो क्रेडिट था वो 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जो सैलरी है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, यानी रिपीटेटिव और बल्क जो ट्रांसफ़र होने हैं पैसों का, उसको चैनलाइज किया जा सके। बार बार वही पैसा ट्रांसफ़र करना है, एक ही कस्टमर के खाते में इंटरेस्ट डालना है, हर तीसरे महीने इंटरेस्ट डालना है, और 10 करोड़ कस्टमर है तो सबके खाते में डालने में दिक्कत होती थी। उसी के लिए ECS क्रेडिट स्कीम लाई गई। ECS क्रेडिट फैसिलिटेट करता है कि कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, पर्टिकुलर डेट पर किया जाएगा, ठीक है। और ये फैसिलिटी लगभग सभी जगहों पर अवेलेबल है। सितंबर 2008 में जो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज था, इसकी जगह पर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज लॉन्च किया गया। नेशनल क्लियरिंग सेल मुंबई में सेम काम वही करता है, बस इसको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज कह दिया गया। यहाँ पर वही है कि कस्टमर के खातों में पैसा जाएगा और एक अकाउंट डेबिट किया जाता है, सिंगल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और सबके खातों में पैसा पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। ये जो सिस्टम है NECS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ये पैन इंडिया बेसिस पर है, CBS का यूज करता है। जितनी भी CBS की ब्रांचेज हैं फ्रेंड्स, उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, वो चाहे किसी भी लोकेशन पर क्यों ना हों, ठीक है। तो अगर CBS है ब्रांच में तो वहाँ पर NECS की फैसिलिटी को यूज किया सकता है फ्रेंड्स, ओके। तो बस यहीं पर अपना लेक्चर कवर हो जाता है। अगले लेक्चर में फ्रेंड्स और भी जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में पेमेंट के लिए, उन पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।